हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्लास हमारी जो ये टीडीएस की है, थर्ड क्लास है। और हमने क्या नाम है इसके अंदर अपना क्या नाम है टीडीएस को आगे बढ़ाना है। टीडीएस को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में सेक्शन है 194C। 194C कहता क्या है, दरअसल इस चीज को देखना है। सबसे पहले तो हम कहते हैं 194C, मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे टीडीएस के अंदर, जरूर पूछा जाता है, आजकल फेवरेट बना हुआ है टीचर्स का, आईसीएआई का और सीएस इंस्टीट्यूट का भी। तो इसके ऊपर थोड़ा अच्छा सा ध्यान दीजिएगा। सर ये सेक्शन क्या बोलता है? ये सेक्शन बोलता है कि हमारे पास में ये पेमेंट दी जा रही है। पेमेंट किसको दी जा रही है, किसके द्वारा दी जा रही है, और नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, ये हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए। सर मान लीजिए कि मैं एक पर्सन हूं और मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कॉन्ट्रैक्ट दूंगा तो कंसीडरेशन भी दूंगा, आप मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके देंगे और मैं आपको बदले में कंसीडरेशन दूंगा। तो उस कंसीडरेशन के ऊपर सर मुझे क्या लगाना है, टीडीएस लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंसीडरेशन के ऊपर लगेगा। ठीक है सर। किसके कौन लगा सकता है सर? पेयर कौन है? पेयर कोई भी हो सकता है सर, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सॉरी इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं हो सकती। पी कौन हो सकता है? कोई भी रेजिडेंट पर्सन हो सकता है सर जो कि कॉन्ट्रैक्टर हो। ओके सर। रेट एप्लीकेबल क्या होंगे सर? टीडीएस के रेट्स एप्लीकेबल क्या होंगे सर? अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है। सर अभी तो आपने मना किया कि इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं हो सकता। सर ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला पेयर नहीं हो सकता इंडिविजुअल और एचयूएफ। मैंने ये नहीं कहा कि कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं हो सकता, यानी कि देने वाला जो है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, लेने वाला इंडिविजुअल और एचयूएफ हो सकता है। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 1% से टीडीएस काटा जाएगा उसकी पेमेंट के ऊपर, और अगर कोई और है तो 2% से काटा जाएगा। अब जैसा कि हमारे प्रीवियस सेक्शंस के अंदर भी चल रहा था कि इस डेट से इस डेट के अंदर, अगर कोविड टाइम पीरियड के अंदर जो रिलैक्सेशन दी गई है, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई कंसीडरेशन पे की जाती है कॉन्ट्रैक्टर को, तो ये 1% वाला रेट जो है वो क्रैश हो जाएगा। कितने से? 25% से आ जाएगा कितना? 0.75%। और 2% वाला भी 0.25% से, यानी कि 1/4 से, तो 1.5% रेट हो जाएगा अगर हमारी डेट ये होगी तो। चलिए सर, अब मोटा मोटा हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है सर, अगर एक कंपनी है, मैं क्या बोलता हूं, एक कंपनी है सर, कौन सी कंपनी है? दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन है। दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी कंसीडरेशन दे रही है तो उसके ऊपर 1% या 2% टीडीएस काटेगी। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में होगा 14 मई 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक, तो सर 0.75 और 1.5% टीडीएस काटेगी। हाँ सर, मैं यही बोलना चाहता हूं। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान सा सेक्शन है। हाँ जी, बहुत आसान है। आइए इसके एडिशनल पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। एडिशनल पॉइंट्स में क्या कहा जाता है सर? सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कि मैंने बोला, मैंने आपके साथ में, मेरे ना आप जो हैं वो दो तरीके से मैं आपको कहता हूं। अब आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कोई मान लीजिए आप कोई कैब भी बुक करते हैं और आपको डीलिंग असिस्टेंट जो मिल जाता है बहुत बढ़िया मिल जाता है, ड्राइवर जो होता है बहुत बढ़िया मिल जाता है, तो आप कहते हैं हे भगवान रोज यही ड्राइवर है, कितना अच्छा है ना। इसी तरीके से हमारे को अगर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है ना, तो सर हम उससे बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, एक नहीं एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेरा रूल यहाँ पे क्या कहता है कि अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर मैंने कोई सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो मुझे टीडीएस नहीं काटना है अगर पेमेंट जो है वो 30,000 रुपए से कम की कर रहा हूं। यानी कि मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैं कौन हूं? मैं एक कंपनी एसएससी हूं, आप एक पर्सन है, कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं, एचयूएफ हो सकते हैं। मैंने आपको 28,000 रुपए की पेमेंट की है कंसीडरेशन में, क्या मैं टीडीएस काटूंगा? आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। सर अगर मैंने आपसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो उसकी एग्रीगेट वैल्यू अगर 1 लाख रुपए से नीचे है तो भी टीडीएस नहीं काटूंगा। यानी कि सिंगल केस के वे में 30,000 और मल्टीपल या फिर एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट के केस में 1 लाख रुपए। जी सर, समझ गए हम लोग, धन्यवाद, समझ गए। तो आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया सर? आपका टीडीएस नहीं लगेगा कोई भी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मैं कंपनी हूं तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी पेमेंट्स अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट को करूंगा वो 30,000 या 1 लाख से ऊपर होगी, एज द केस मे बी
तभी मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा। अगर पर्सनल नेचर का करता हूं, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं सर, थोड़ा इसको भी समझाओ। सर मान लो मैंने अपने पर्सनल नेचर के लिए, मान लीजिए मैंने किसी पर्सन को हायर किया, मैंने किसी एडवोकेट को हायर किया किसी भी काम के लिए, किसी पर्सन के ऊपर मुझे पर्सनल नेचर का कोई स्यू करना था और मैंने उसको क्या किया, पर्सनली हायर किया और कॉन्ट्रैक्ट मैंने उससे किया कि मुझे ये केस लड़ने का है, ठीक है सर, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसका कारण पता है क्या है, क्योंकि बिजनेस की जो टर्नओवर्स होती है ना वो काफी हैवी होती है, लेकिन पर्सनल नेचर के अंदर हम इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि आप जिसका टीडीएस काट रहे हैं उसका आप टाइमली पे कर देंगे, तो इसलिए हम पर्सनल नेचर के ऊपर टीडीएस पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर नहीं काट सकते। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, अगर आप मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके के हैं कि आप ट्रांसपोर्टर है, वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो सकता है, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है सर, हमारे पास में पैसेंजर का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, और कोई भी किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि अगर आप कोई ट्रांसपोर्टर हैं और मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो टीडीएस तब तक नहीं काट सकता जब तक कि आपके पास में कम से कम 11 व्हीकल ना हो, तो अगर 10 व्हीकल ना हो जब तक, तब तक टीडीएस नहीं काट सकता। यानी कि अगर एज ए ट्रांसपोर्टर आप मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास मैं चेक करूंगा 10 व्हीकल्स हैं, अगर 10 व्हीकल से कम हुए तो मैं आपका टीडीएस नहीं काट सकता। डन। अच्छा सर, बी और सी पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारे पास में, अब सर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को ना थोड़ा सा आगे लेकर के चलता हूं, मेरा जो सेक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे लेकर के चल रहा है। क्या बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और वर्क दोनों इंक्लूड होते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई इनके अंदर क्या क्या आता है, इनके अंदर आता है कि अगर मैंने कोई एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया है, अभी एडवर्टीजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को भी आगे बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। एडवर्टीजमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और ब्रॉडकास्ट का कोई आपसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है या टेलीकास्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, सर मैंने एडवर्टीजमेंट करवानी है, ठीक है सर, तो मैंने किसी न्यूज़पेपर में या तो अपनी एड बुक करवा ली, या फिर ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हुआ, सर मैंने क्या नाम है अपना कोई रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए अपना कोई क्या नाम है एड बुक करवा लिया। टेलीकास्ट का क्या मतलब हुआ, सर टीवी पे कोई भी एड बुक करा लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या चीजें और इंक्लूड होती हैं, एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट। अच्छा सर ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में केटरिंग भी हमारी इंक्लूड होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हाँ सर ये तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए मेरे बेबी का बर्थडे है और मैंने बाहर से एक केटर हायर कर लिया, तो उसको जो भी कंसिडरेशन दूंगा अगर वो 30,000 से ऊपर है तो मैं उसका टीडीएस काट सकता हूं। ठीक है, अगर वो बिजनेस पर्पस का है, अगर वो बिजनेस पर्पस का है। अगेन यहाँ पे मैंने बेबी का बर्थडे बोला, मैं बेबी के बर्थडे को क्या नाम है अपनी क्या नाम है एनुअल डे फंक्शन से रिप्लेस कर देता हूं, यानी कि मैंने कोई एनुअल डे फंक्शन था मेरी ऑर्गेनाइजेशन का और मैंने वहां पे केटर्स को अपॉइंट किया, तो उनके ऊपर मैं 30,000 से ऊपर होने पे अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस अप्लाई कर सकता हूं, यानी कि टीडीएस काट सकता हूं। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर मैंने कोई ट्रांसपोर्टर अपॉइंट किया है फॉर कैरेज ऑफ गुड्स या फिर पैसेंजर्स, यानी कि मैंने क्या बोला, मैंने अपने एक क्या नाम है ट्रांसपोर्टर को पकड़ा और ट्रांसपोर्टर को बोला कि ये गुड्स है सर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, दिल्ली से मुंबई में ले जाओ और ये मेरा बिजनेस है। ठीक है सर, तो मैं एक कंपनी हूं, मैंने वो क्या नाम है ट्रांसपोर्टर को, और ट्रांसपोर्टर के साथ में मुझे क्या देखना है सर, वो वाला ट्रांसपोर्टेशन का कि उसके पास 10 से कम व्हीकल ना हो, तभी टीडीएस काट सकता हूं, अदरवाइज नहीं काट सकता हूं। तो सर मैंने कोई ट्रांसपोर्टर को पकड़ा और उसको मैंने गुड्स डिलीवर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैं इसके ऊपर उसका टीडीएस काट सकता हूं, बशर्ते ऊपर वाली कंडीशंस आपको याद रहें। अच्छा सर, इसी तरीके से पैसेंजर ऑफ गुड्स भी, पैसेंजर ऑफ कैरेज फॉर पैसेंजर भी है। ठीक है जी, यानी कि मैंने किसी यात्रियों को यहां से वहां भेजने के लिए, मान लीजिए मेरी कंपनी की कोई मीटिंग थी, मैंने एक बस को
एज अ ट्रांसपोर्टर अपॉइंट किया अपना, ठीक है जी, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, ठीक है, तो मैं उसकी पेमेंट 30,000 से ऊपर होने पे टीडीएस काट सकता हूं, ठीक है सर, ओके। लेकिन इसके अंदर रेलवे से इंक्लूड नहीं होता। रेलवे इसलिए इंक्लूड नहीं होता बेटा क्योंकि ना गवर्नमेंट की कंपनी है, रेलवेज जो है वो गवर्नमेंट का है, और आप पेमेंट कर रहे हैं किसको, गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट का है रेलवे, और आपने बाउंड किया है, आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, रेलवे है। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मैंने अब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए ट्रेन को अपॉइंट किया और ट्रेन का एक डिब्बा अपॉइंट कर लिया, मैंने उनको बोला कि ये डिब्बा आप मेरे को दे दो, उन्होंने मेरे से एक लमसम अमाउंट ले लिया, ठीक है सर। अब लमसम अमाउंट के ऊपर वो मुझसे कंसीडरेशन लेंगे, लेकिन उनकी कंसीडरेशन के ऊपर मैं टीडीएस नहीं काट सकता क्योंकि मैं अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि मैं गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा हूं और गवर्नमेंट का टैक्स मैं काट के अपनी जेब में रख लूं गवर्नमेंट को पे करने के लिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रेलवेज को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, यानी कि आप टीडीएस नहीं काट सकते अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसको, रेलवे को, ठीक है सर, ओके। आगे देखो जी, मान लो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है, हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का, अब यहाँ पे ना जॉब वर्क भी आ जाएगा बीच में, जॉब वर्क का मतलब भी समझेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, आपका गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ट्रेडिंग करता है आपके बिहाफ पे। भाई बहुत सी कंपनीज होती हैं आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करवाती है ना, और क्या नाम है, ट्रेडिंग भी करवाती हैं, अपॉइंट कर देती हैं, अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो कहती हैं आप हमारा ब्रांड जो है उसको बेचिए आप, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर आपके लिए ये काम करता है तो भी वो कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट में शामिल होता है। अच्छा सर, अब ये समझ लेते हैं जॉब वर्क का मतलब क्या होता है। जॉब वर्क का मतलब होता है सर, देखो जॉब का मतलब क्या होता है, हम किसी प्रिंसिपल के लिए कोई काम कर रहे हैं, है ना, नॉर्मली यही बोला था ना, जॉब कर रहे हैं। तो सर अब देखो जॉब वर्क के अंदर क्या होता है, मान लो एक कारपेंटर है सर, मैंने उसको क्या किया, ये हम जीएसटी के अंदर भी पढ़ेंगे, ये चीजें आपको याद आएंगी फिर से। तो देखो हमने क्या किया, हमने सर क्या नाम है अपना, एक कारपेंटर था, उसको हमने लकड़ी दे दी, हमने कहा ये लो सर सामान लो, लकड़ी लो, कील लो, उसके अंदर कुशन लो, कुशन का कपड़ा लो, जो भी है, जो भी सामान है ना, और हमारे लिए एक सोफा बना करके दे दो। हमने सारा मटेरियल उसको प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे उसने क्या प्रोवाइड किया हमें, सिर्फ सर्विसेज, तो दैट इज नोन एज जॉब वर्क, दैट इज नोन एज जॉब वर्क। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना केवल मटेरियल के सप्लाई बल्कि सर्विसेज को भी हमने इंक्लूड कर दिया। अब वो पर्सन क्या दे रहा है, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है हमारे, वो कह रहा है हाँ मैं तो एक कारपेंटर हूं, मेरे को आप सामान ला करके दे दो और मैं आपके लिए सोफा तैयार कर दूंगा, तो उसको हम कहते हैं क्या, जॉब वर्क। तो जॉब वर्क भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा सर, अब यहाँ जॉब वर्क के अंदर है ना, लास्ट ईयर से एक नया लोचा आया है, कहते हैं जॉब वर्क कभी कभी ना हम अपने ना, अच्छा पहला केस तो क्या हुआ कि जॉब वर्क हमने करवा लिया किसी भी कारपेंटर से जिसको हम नहीं जानते थे, ठीक है जी, हम गए जी छोटू कारपेंटर के पास में, उसको जाकर के सारा मटेरियल सप्लाई कर दिया और उसने हमें सोफा बना करके दे दिया, फर्नीचर बना करके दे दिया, और हमने उसको अगर 30,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट करनी है तो उसके ऊपर हम उसका टीडीएस काट लेंगे, बशर्ते हमें कंपनी एसएससी है, ठीक है, डन, ये बात तो समझ में आ गई। अब सोचो वो जो छोटू था ना, वो जो छोटू नाम से, कारपेंटर का नाम है छोटू, छोटा कोई भी नहीं होता बच्चों, ठीक है, तो छोटू कारपेंटर जो था ना, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने पेमेंट की। अब यहाँ पे छोटू कारपेंटर जो है ना वो मेरा कोई रिश्तेदार है, याद आया, रिलेटेड पर्सन, हमने पढ़ा था पीजीबीपी के अंदर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 के अंदर, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या कहा था कि अगर हम एक्सेसिव पेमेंट कर देंगे रिलेटेड पर्सन को, और रिलेटेड पर्सन की हमने लिस्ट भी पढ़ी थी, ठीक है सर, तो अगर हम रिलेटेड पर्सन को किसी भी तरीके का कोई अमाउंट एक्सेसिव में ट्रांसफर कर देंगे तो वो डिसअलाउड हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ जॉब वर्क के अंदर ये बोलते हैं कि अगर वो जो कारपेंटर था वो कारपेंटर हमारा अगर रिलेटेड पर्सन था तो जितना एक्सेस अमाउंट था उसके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा, जो एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू था उसी के ऊपर टीडीएस लगेगा। तो यहाँ पे जॉब वर्क के अंदर 2 पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने वाले, एक तो जब वो रिलेटेड पर्सन है और एक जब रिलेटेड पर्सन नहीं है, ठीक सर। अब इसी जॉब वर्क को ना थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए,
क्योंकि पता है ये चीजें ना तुम्हारी बुक्स के अंदर या मॉड्यूल के अंदर नहीं लिखी हुई होती, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, तो थोड़ा और ध्यान देना है। यहाँ पे रेड पेन से लिखा हुआ है हमारे पास में, हाउ टू कंप्यूट कंसीडरेशन फॉर जॉब वर्क। क्यों चाहिए सर हमारे को कंसीडरेशन? अरे टीडीएस किस पे लगाएंगे भाई, टीडीएस किस पे लगाएंगे? तो कंसीडरेशन का पता करना जरूरी है कि कैसे कंसीडरेशन। तो सर कंसीडरेशन को पता करने के लिए ना हम ना बिल्स का सहारा लेते हैं। अब जो हमारे को बिल इशू किए हैं ना हमारे कारपेंटर ने बिल इशू किए हैं, वो दो तरीके के हो सकते हैं कि उसने मटेरियल का अमाउंट जो है वो सेपरेटली शो किया था, मटेरियल का अमाउंट जो है वो सेपरेटली शो किया था। अगर वो मान लो हमारा मटेरियल प्रोवाइडर भी है तो, अगर वो हमारा मटेरियल प्रोवाइडर है तो ठीक है जी। और अगर उसने मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया था, वो उसने मटेरियल प्रोवाइड किया था लेकिन इसको सेपरेटली बिल में शो नहीं किया। अब अगर बिल को सेपरेटली शो नहीं किया, बिल को अगर सेपरेटली बिल के अंदर सेपरेटली शो नहीं किया, सॉरी देखिए एक बार फिर से सुनिएगा इस चीज को, शायद मैं बीच में कुछ गलत बोल गया हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि सर मैंने क्या किया, अपने कारपेंटर को सामान दिया था, उसने मुझे बिल बना करके दिया। अब उसने इसके अंदर बिल बना के दिया कि सर मटेरियल तो इतने का था, तो मटेरियल मेरा था, अपना था, खुद का था, मैंने उसको जो क्या नाम है कंसीडरेशन दी है वो उसके सिर्फ सर्विसेज के लिए दी है। ये कैसे पता लगेगा? अगर मटेरियल बिल के अंदर अलग से शोन होता है तो फिर मैं उसकी कंसीडरेशन के ऊपर ही टीडीएस लगाऊंगा, जो कंसीडरेशन मैंने उसको सर्विसेज के लिए दी थी। और अगर मटेरियल अलग से बिल के अंदर नहीं दिखाया गया तो फुल वैल्यू के ऊपर ही मेरा टीडीएस इंपोज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में लिखा हुआ है सर कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समझ में आता है ना, जैसे हम सबलेटिंग कर देते हैं हाउस प्रॉपर्टी की, इसी तरीके से सब कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ये होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं, आप देखते हो, या फिर मान लो मेट्रो के पिलर के नीचे, मेट्रो के पिलर के नीचे आपको दिखाई देते हैं पीपी ज्वेलर के बोर्ड, एडवर्टीजमेंट हो रही है वो उसकी, तो वो क्या करते हैं सर, अब पीपी ज्वेलर है ना, जाकर के पर्सनली गवर्नमेंट से, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है, वो पिलर किसका है? गवर्नमेंट का। दिल्ली मेट्रो किसकी है सर? गवर्नमेंट की है। तो वो डायरेक्टली जाकर के डील नहीं करता, वो डायरेक्टली जाकर के डील नहीं करता। अब मैंने ना क्या किया, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, सब कॉन्ट्रैक्ट को समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कॉन्ट्रैक्टर था, मैंने जाकर के ये बोल दिया मेट्रो स्टाफ को कि सर आप एक काम करो, आप मुझे पिलर नंबर 10 से लेकर के पिलर नंबर 200 तक, यानी कि 190 पिलर्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। ये पिलर आप मेरे को दे दो, इसका जो रख रखाव है, मेंटेनेंस, वो भी मैं करूंगा, और इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट के अधिकार भी आप मेरे को दे दो। तो मेट्रो ने मेरे को दे दिए। अब मेट्रो जो है उस काम के लिए, मेट्रो ने उस काम के लिए मुझे अपॉइंट किया। अब मैं फर्दर उन पिलर्स का क्या करूंगा? क्या हर एक क्या नाम है पिलर के ऊपर अपनी एडवर्टीजमेंट करता फिरूंगा? नहीं, मैं वहां पे ना एक रॉ बोर्ड लगा देता हूं, फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट सो एंड सो। तो लोग मुझे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पीपी ज्वेलर ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट किया, पीपी ज्वेलर ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे कॉन्टैक्ट किया, ठीक है जी। तो अब इसकी क्या हो चुकी है सर? सब लेटिंग हो चुकी है, यानी कि मैंने गवर्नमेंट से लिया था उसको रेंट पे, और मैंने आगे उसको फर्दर किसको दे दिया? रेंट पे, पीपी ज्वेलर को। पीपी ज्वेलर की इच्छा है, वो चाहे तो पूरे के पूरे 190 पिलर्स मुझसे ले ले एडवर्टीजमेंट करने के लिए, या फिर एक दो पिलर ले ले। तो इस तरीके से सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया या बना के दिखाऊं? जल्दी बता दो। आ गया सर समझ में। आ गया सर समझ। ओके आगे चलते हैं सर। कुछ हमारे पास में इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज हैं एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के ऊपर। अभी हमने बोला सर एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड होती है, तो यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स क्या नाम है सीबीडीटी ने क्लियर किए हैं सर्कुलर्स के अंदर, उस चीज को समझते हैं। हमने बोला कि अगर कोई क्लाइंट है वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी को कोई पेमेंट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमडीएच मसाले हैं, ठीक है जी, उन्होंने बोला कि हमारे लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाओ एडवर्टीजमेंट एजेंसी को, तो यहां दिखाई दे रहा है क्लाइंटेज है बीच में, कंसीडरेशन मिलेगी, हाँ सर है।
यस सर। तो सर टीडीएस जो है ना वो एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि एमडीएच मसाला वो क्या करेगा सर। अच्छा मैं यहाँ पे ना एमडीएच मसाला मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, काटो इसको जल्दी से। अगर तुम्हारा टीचर ही तुम्हारे को गलत सिखाएगा तो कैसे चलेगा। एबीसी कंपनी कहता हूं मैं, कोई भी कंपनी का नाम ले लेते हैं, बोलो एबीसी कंपनी बोलता हूं, एबीसी कंपनी बोलता हूं, उसने कोई एडवर्टीजमेंट दी, क्लाइंटेज थी, सर आपने एमडीएच मसाला को क्यों हटा दिया। एमडीएच मसाला भी तो एक कंपनी है। बिल्कुल नहीं है सर, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और हमने रिस्ट्रिक्ट किया था ऊपर, है ना, याद आया। यस सर। ठीक है, तो वो एमडीएच गलत हो गया भाई वहां पे, तो एमडीएच नहीं लिखेंगे, एबीसी कंपनी लिखेंगे। एबीसी कंपनी ने एडवर्टीजमेंट एजेंसी से अपनी एड बनाने के लिए उसको पैसे दिए, कंसीडरेशन दी, टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आगे एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने अब एबीसी कंपनी पता क्या कहती है, एबीसी कंपनी कहती है आप मेरे लिए एड बनाओ और एड बना करके मुझे मत दो, जा करके खुद ही टीवी और न्यूज़पेपर्स वालों से खुद ही बात कर लो। यानी कि ना केवल आपको बनानी है बल्कि वहां पे ब्रॉडकास्ट भी करवानी है, वहां पे टेलीकास्ट भी करवानी है। तो अब एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने टीवी या न्यूज़पेपर के अंदर कोई एड दिया उसी कंपनी का जो उन्होंने बनवाई थी, तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट क्लाइंट कौन था सर, एबीसी कंपनी थी। एबीसी कंपनी की एड फर्दर आगे जा रही थी, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने अगर कोई कंसीडरेशन दिया है टीवी या न्यूज़पेपर के अंदर, तो उस केस के अंदर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे सर। कभी कभी पता है क्या होता है, यहां से यहां भी पेमेंट जाती है, कभी कभी यहां से यहां भी पेमेंट जाती है। अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं, टीवी या न्यूज़पेपर एड एजेंसी को कोई पेमेंट देगा, ये क्यों होगा। हाँ होता है कभी कभी, ये देखो एफ पॉइंट के अंदर बनाया हुआ है। पता है किस लिए भाई, टीवी या न्यूज़पेपर कंपनी कहती है कि ना हमारे जो आर्टिकल्स हैं, लेट्स से न्यूज़पेपर ने बोला कि मेरा एक जो क्या नाम है वो है ना कॉलम, ये मेरे पास में न्यूज़पेपर था और यहाँ पे न्यूज़पेपर का एक कॉलम मैंने बोला, ये दो तरफा न्यूज़पेपर था, मैंने कहा इस पे मैं एडवर्टीजमेंट दूंगा। मैंने ये ठान लिया कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए आप क्या करो, अपने कॉलम बुक कर लो इस तरीके से, और यहाँ पे मैं न्यूज वगैरह लिख देता हूँ। अब क्या हुआ सर, अब हुआ ये कि मेरे पास में ना कोई एड्स नहीं आ रही थी, कोई ऐड आ नहीं रही थी, मैंने यहाँ कॉलम बुक किए हुए थे और ये खाली जा रहे थे, तो मैंने ना खुद ही जाकर के क्या किया, न्यूज़पेपर एजेंसी ने क्या किया, जाकर के एड एजेंसीज को बोला कि देखो ऐसा है, 15 मार्च तक, अगर ये इमेजिनरी है, 15 मार्च तक अगर आप मेरा ये कॉलम बुक कर लेते हो ना, तो मैं आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। अब देखो बोला यही जाता ना कि 500 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना कि यहां से कंसीडरेशन ये पहले 500 रुपए जाकर के उसको दे और बाद में 500 रुपए काट ले। तो बोला जाता है कि अगर कोई मॉनेटरी अमाउंट भी दिया है टीवी चैनल ने या न्यूज़पेपर ने एड एजेंसी को, और ये कंसीडरेशन किस लिए है, मतलब मैंने भी बोला ना डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट ना दे करके वो सीधे सीधे 500 रुपए उनको दे आए, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कंसीडरेशन फॉर बुकिंग एड्स, यानी कि अल्टीमेटली किसको मिलेगा पैसा, अभी तो केवल बुकिंग उठा रहा है वो, और बुकिंग के अंदर वो कोई कंसीडरेशन दे रहा है। तो इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है कि अल्टीमेटली तो टीवी या न्यूज़पेपर को ही एड एजेंसी से कंसीडरेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो ये अभी उसके लिए क्या है, अभी शुरुआत में उसके लिए क्या है, डिस्काउंट है। किसके लिए डिस्काउंट है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी के लिए डिस्काउंट है कि प्री बुकिंग आप कर लो, तो हम इस ट्रांजैक्शन को डिस्काउंट मानते हैं, देयरफॉर इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि यहां से यहां अगर कोई कंसीडरेशन आएगी तो अल्टीमेटली तो यहां से यहां ही जाएगी ना, अल्टीमेटली तो यहां से यहां ही जाएगी ना। जैसे मान लो अभी वो उसको 500 रुपए दे दें, ऐसा बोला जाता है कि 500 रुपए दे दें हाथ के हाथ, पहले जाकर के उसको दे आए और बाद में उसको 5,000 रुपए दे दें, तो सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि उनके पास में नेट अमाउंट कितना आया, 4500 आया है। तो सर वैसे तो 4500 के ऊपर भी टीडीएस नहीं लगना है इस सेक्शन के अंदर,
लेकिन 500 रुपए के ऊपर तो बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सर कोर डिस्काउंट है, दिखाई दे रहा है हमारे को डिस्काउंट है, इसलिए इस अमाउंट के ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, ये कोई कंसीडरेशन नहीं है। ठीक है, ये सर, ये ऊपर देख रहे हो लिखा क्या हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है इश्यूज ऑन एडवर्टीजमेंट एजेंसी बाय सीबीडीटी सर्कुलर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इसके ऊपर विशेष तौर पे अपने सर्कुलर्स निकाले हैं, इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक सर, एफ पॉइंट के अंदर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बता दो। नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है, थके थके से क्यों बैठे हो? अच्छा, आगे देखो जी, जी पॉइंट क्या बोलता है? हाँ, जी पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट। अब देखो, कभी कभी जो है ना, कभी कभी जो है ना, टीवी चैनल और ब्रॉडकास्टर जो होते हैं ना, वो प्रोडक्शन हाउस को कंसीडरेशन देते हैं। यानी कि टीवी चैनल कौन है? सोनी है, और प्रोडक्शन हाउस कौन सा है सर? बालाजी फिल्म्स है, जो कि क्या नाम है अपना, वो सीरियल बनाता है। ठीक है जी, तो देखो हम क्या कहते हैं, टीवी चैनल ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर क्यों दिया? कोई टाइम स्लॉट उनका खाली चल रहा होगा, नया सीरियल चाहिए था उनको, उन्होंने ऑर्डर दिया। अच्छा, अब की बारी उन्होंने पता है क्या कहा? कहते हैं यार बाकी दिन तो हम अपने रेवेन्यू जनरेट करते ही हैं, अब कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा किया जाए। तो ऑर्डर दिया उसने टीवी चैनल को। ठीक है जी, किस? ऑर्डर बाय टीवी चैनल, ऑर्डर टीवी चैनल ने दिया, जिसका की नाम सोनी था। किसको? प्रोडक्शन हाउस को। प्रोडक्शन हाउस का है सर बालाजी फिल्म्स। क्या बोला? क्या बनाने के लिए बोला? स्पेसिफिकली अपने आप बोला, ये नहीं बोला कि कोई भी सीरियल ले आओ फटाफट से, स्पेसिफिकली खुद बोला प्रोग्राम ऑन फैमिली प्लानिंग बना करके दो हमारे को, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता आए फैमिली प्लानिंग को लेकर के, या फिर पॉल्यूशन को लेकर के, कुछ भी, मतलब उन्होंने कोई भी क्या नाम है मुद्दा उठा लिया और राइट ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, प्रोडक्शन हाउस ने ऐसा किया और बाद में राइट ट्रांसफर कर दिया किसको? प्रोडक्शन हाउस ने टीवी को राइट ट्रांसफर कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि क्या ये प्रोडक्शन हाउस किसी और टीवी चैनल पे, ध्यान देना मेरी बात पे, क्या ये प्रोडक्शन हाउस किसी और टीवी चैनल को ये राइट दे सकता है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। नो सर। नहीं दे सकता सर, राइट ट्रांसफर कर चुका है वो एक बारी, और यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि सर ये कोर जॉब वर्क है, इसलिए इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि हमने स्पेसिफिकली, जैसे वहां जाकर के हमने अपने क्या नाम है कारपेंटर को बोला था ना कि सर आप हमारे लिए सोफा बना दो, ऐसे ही इन्होंने क्या बोला है, फैमिली प्लानिंग के ऊपर टीवी सीरियल बना दो, और राइट भी खुद ही ले लिए अपने। ठीक है जी, अपने पास ले लिए, तो इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये जॉब वर्क है। लेकिन अगर कोई बना बनाया प्रोग्राम है, बना बनाया प्रोग्राम अगर बेच दिया जाता है टीवी चैनल को, तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि इसको हम जॉब वर्क नहीं कहते, स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे टीडीएस, नो टीडीएस, इसको लिख लो भाई, इसको लिख लो, नो टीडीएस ऑन, नो टीडीएस इन दिस सेक्शन, इन दिस सेक्शन, ऐसा लिख लो प्रॉपर। क्योंकि नो टीडीएस का मतलब तो आप ये लिख लोगे कि भाई इसके ऊपर टीडीएस लगेगा ही नहीं। ठीक है जी, ये हमारा सेक्शन हो जाता है हमारा पूरा का पूरा। ओके, यस सर। हाँ जी बच्चों, देखो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है 194 बी। इससे पहले 194 ए हमें पढ़ना था, लेकिन पहले मैंने आई बी लिख दिया। ठीक है, तो हम पहले इसी को पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है सेक्शन के अंदर कि सर अगर हमने रेंट पे कोई मूवेबल इमूवेबल हाउस प्रॉपर्टी ली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेट्स से मैं कहता हूं हाउस प्रॉपर्टी ली है, रेंट पे एक हाउस प्रॉपर्टी ली है, तो जो पर्सन है जिसको कि हम रेंट दे रहे हैं, यानी कि ओनर ऑफ बिल्डिंग, हमें उसका रेंट पे करना है, और उसी कंसीडरेशन के ऊपर हमें क्या करना है, टीडीएस अप्लाई करना है, टीडीएस काटना है। तो ठीक है सर, सबसे पहले तो हमारे को पता लग गया कि टीडीएस किसके ऊपर लग रहा है सर, रेंट पे लग रहा है। कंसीडरेशन क्या है, रेंट है, और किसका रेंट, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक सर, ओके। अच्छा,
और इसके अंदर पेयर कौन होगा? पेयर होगा कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि कवर्ड था 194I में उसके अलावा, यानी कि 194I के अंदर जो लोग थे उनको छोड़ करके रिमेनिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ जो हैं वो यहाँ पे पेयर है। और पेई कौन है? कोई भी पर्सन हो सकता है। रेट क्या लगेगा सर? 5% लगेगा। और जो डेट हम हमेशा मेंशन करते हैं उसके लिए रेट क्या है? 14 मई से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के लिए रेट क्या है? 3.75% है। अब सर ध्यान से देखिएगा इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं कि अगर आपने रेंट पे किया है 50,000 पर मंथ से कम तो आपको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। टीडीएस अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन क्या है? 15,000 पर मंथ है सर, पर मंथ। तो 12 महीने के लिए अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करता हूं तो कितना रेंट हो गया हमारे पास में? 6 लाख रुपीज पर एनम। लेकिन मैं यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जरूरी नहीं है फुल ईयर के लिए मैं ऑक्यूपाई करूं, तो हम पर मंथ के हिसाब से इसका काम करते हैं। हम क्या कहते हैं? टीडीएस लगाएंगे हम कब? जब रेंट जो है वो 50,000 रुपए से पर मंथ कम था। ओके सर। अब जैसा कि हम हमेशा बोलते थे हर सेक्शन के अंदर, क्या बोलते थे कि सर टाइम क्या है, टीडीएस काटने का टाइम क्या है? तो हम क्या बोलते थे? जब अमाउंट क्रेडिट कर दें उसके अकाउंट के अंदर, यानी कि ड्यू कर दें या फिर उसको पे कर दें, विच एवर इज अर्लियर। यहां पे भी यही है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि हम जो टीडीएस काटते हैं वो काटते हैं लास्ट मंथ में, वो हम काटते हैं लास्ट मंथ में। यानी कि जब मैं बात कर रहा हूं अपने पास में टीडीएस डिडक्ट करने की, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा? मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि टीडीएस मुझे काटना है अपनी लास्ट कंसीडरेशन पर, यानी कि लास्ट मंथ। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया 1/4 से लेकर के 31 मार्च तक, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक, 2020 से ये 2021 तक। तो सर मेरा रेंट क्या है? मेरा रेंट है लेट्स से 80,000 पर मंथ। तो 80,000 पर मंथ के हिसाब से 80,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का कितना हो गया? ये जल्दी बता दो, बोलो। 9,60,000। कितना कितना? 9,60,000। 9,60,000। ठीक है सर। 9,60,000 मैं जो है वो क्या नाम है रेंट पे करता हूं। अब इसका 5% कितना बनता है? 48,000। 48,000 रुपीज। अब लास्ट मंथ का मेरा रेंट कितना है? मेरा लास्ट मंथ का रेंट है सर 80,000 रुपीज। उसमें से मैं टीडीएस डिडक्ट कर दूंगा लास्ट मंथ के पूरे साल का 48,000। रिमेनिंग अमाउंट मैं उसके हाथ में दे दूंगा, दे दूंगा। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब मान लो सामने वाले पर्सन ने मुझे अपना पैन कार्ड नहीं दिया, तो हम क्या लगाते थे सर? सेक्शन 206AA। सेक्शन 206AA के अंदर हम क्या कहते थे कि सर अगर कोई जो क्या नाम है पेई है वो अपना अगर पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करता और हम उसको डिक्लेरेशन नहीं दे पाते तो हम रेट क्या लगा देते थे? 20% लगा देते थे। अब सोच करके देखो इसका 20% कितना बनता है? 9,60,000 का 20% बता दो मुझे कितना बनता है? बोलो सर। 1,92,000। 1,92,000। अब सर 1,92,000 मैंने इसका टैक्स काटा है, मेरा रेंट कितना है? 80,000 रुपीज है। ओ माय गॉड, अब क्या करूंगा? अब तो सर ये तो गलत काम हो गया, क्योंकि हमारा रेंट जो है वो क्या है? वो लेस देन टीडीएस है। तो इस केस में बोला जाता है कि आपका जो वो क्या नाम है आपका जो वो है टीडीएस है वो एक्सीड नहीं कर सकता लास्ट मंथ के रेंट को। यानी कि अब ये हमारी गलती नहीं है ना कि वो पैन कार्ड नहीं दे रहा, क्योंकि हम तो उससे लास्ट ऑफ द मंथ में जाकर के डील कर रहे हैं। हमने लास्ट में जाकर के उसको बोला कि हाँ जी अपना पैन कार्ड दीजिए, हमें तो आपको इस महीने का रेंट देना है तो हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। तो सर हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारे को उसको कितने की पेमेंट करनी है? अब उसको कितने की पेमेंट करनी है? पेमेंट फॉर
लास्ट मंथ कितनी हो गई सर? हो गई 0। और उसका 80,000 जो था लास्ट मंथ का रेंट, वही हमारा टीडीएस मान लिया जाएगा। गॉट माय पॉइंट? आर यू गेटिंग Yes, इट? sir. Yes, sir. ओके, ये हमारा जो है नेक्स्ट सेक्शन भी पूरा हो जाता है, जिसका नाम था 194 IB। हाँ जी सर, देखिएगा यहाँ पे है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 194 IA। अब वैसे हमने किया नहीं था, लेकिन हो गया था इस तरीके से कि भाई ये पहले आना चाहिए था, वो बाद में आना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पढ़ने हमें दोनों। तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या है सर? सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ना अपने बिल्डर को कह रहे हैं कि सर हम ना बिल्डर से एक मकान खरीद रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसको हम कंसीडरेशन दे रहे हैं। अब जो कंसीडरेशन दे रहे हैं ना, उसके ऊपर हम उसका टीडीएस चार्ज कर रहे हैं। अगर ये अमाउंट कंसीडरेशन का 50 लाख से ऊपर हुआ तो, कंसीडरेशन में कह रहा हूं, एसडीवी नहीं कह रहा हूं। तो मैंने बोला कि मैं एक पर्सन हूं मिस्टर एक्स, मैंने मिस्टर एक्स ने मिस्टर बिल्डर से कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज की, उसको कंसीडरेशन दूंगा अगर 50 लाख रुपए से ऊपर। और कंसीडरेशन का मतलब है जो भी मैं उसको अमाउंट दे रहा हूं वो, न कि एसडीवी। तो जो मैं उसको अमाउंट दे रहा हूं, जो कंसीडरेशन दे रहा हूं, उसके ऊपर टीडीएस लगेगा। कितना टीडीएस लगेगा सर? 1% लगेगा। और सर इसका उस पर्टिकुलर डेट टाइम पीरियड के अंदर कितना है, मतलब 14 मई से लेकर के 31 मार्च तक, सर 0.75 का रेट है। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर कंसीडरेशन होगी 50 लाख रुपए से कम, जो कि एसडीवी नहीं है, कंसीडरेशन होगी अगर 50 लाख से कम, को कोई टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है। और कंसीडरेशन अगर इंस्टॉलमेंट में पे की जाती है, कंसीडरेशन, अब सेकंड उसने क्या किया, इंस्टॉलमेंट में लेना शुरू कर दिया। कहते हैं सर आप एक काम करो, मेरे को 50 लाख रुपए इकट्ठे मत दो, कुछ बुकिंग अमाउंट के नाम पे दे दो, कुछ अनाप शनाप इस तरीके से दे दो, तोड़ तोड़ के पैसा लेने लगा। वो सोच रहा था कि हम इसके ऊपर टीडीएस नहीं लगाएंगे। सरकार ने इसके ऊपर, लॉ मेकर्स ने उसके ऊपर भी क्या नाम है, उसको पकड़ लिया और उसको बोला कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे हो और आपका एग्रीगेट वैल्यू जो है वो 50 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। ओके, अब उसने बचने के लिए एक और काम किया। क्या किया उसने? मैंने उसको बोला था, मैंने कहा मेरे को हाउस प्रॉपर्टी चाहिए, और अगर मैं उसको इस हाउस प्रॉपर्टी के लिए और उससे जुड़ी हुई फैसिलिटीज के लिए दे देता हूं 50 लाख से ऊपर, तो उसके ऊपर टीडीएस लग जाता है, यानी कि उसको टैक्स कटवाना पड़ जाता है मेरे से। तो सर उस बिल्डर ने क्या बोला, उस बिल्डर ने बोला कि सर हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ 40 लाख है, आप मेरे पे टीडीएस तब काट सकते हो जब मैं 50 लाख रुपए आपसे ले रहा हूं, लेकिन मैं तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपसे 40 लाख रुपए ले रहा हूं। हाँ, मैं आपसे पार्किंग के लिए 2 लाख रुपए अलग से लूंगा, पूल फैसिलिटी देने के लिए 3 लाख रुपए लूंगा, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी देने के लिए इस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मैं 5 लाख दूंगा और लूंगा आपसे, और लिफ्ट फैसिलिटी देने के लिए 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा लूंगा। तो लॉ मेकर्स ने फिर से उसको पकड़ लिया। क्या बोला? बोलते हैं देखो सर सीधी सी बात है, कंसीडरेशन कितना जा रहा है वो बोलो, फालतू की बातें मत करो। कंसीडरेशन, इन सारी चीजों का महत्व किसके साथ में है? इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस हमारी हाउस प्रॉपर्टी के साथ में है, और हम मान रहे हैं कि हमने ये फैसिलिटीज नहीं खरीदी है। यानी कि सोचो, अगर आप मेरे को हाउस प्रॉपर्टी ना दो तो क्या आप मुझे पार्किंग बेच पाओगे? क्या आप मुझे पूल बेच पाओगे? क्या आप मेरे को वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी दे पाओगे? क्या आप मुझे फैसिलिटी लिफ्ट की दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। ये सारी चीजें किसके साथ में जुड़ी हुई हैं? ये सारी तभी चीजें जुड़ी हुई हैं जब मैं आपसे हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं। तो चाहे ये जो अमाउंट है अलग से या फिर सबको साथ मिला करके, अगर 50 लाख से ऊपर पहुंच रहा है तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमें नेट अमाउंट देखना है, ठीक है जी। ओके, Yes. देखना जी, नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 194C क्या बोलता है, देखिएगा। मिस्टर एक्स हैं, ठीक है जी, और ये बिल्डर भाई साहब हैं, ठीक है। बिल्डर भाई साहब को कोई कंसीडरेशन दी गई। अरे सर अभी तो दी थी लास्ट सेक्शन के अंदर। नहीं, अभी सुनो, बिल्डर भाई साहब को कोई कंसीडरेशन दी गई। क्या कंसीडरेशन दी गई और क्या कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन दी गई, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, हमने इनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग बिल्डिंग
for Mr. X on the land of Mr. X. अच्छा सर, तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, इसको हम एक नाम दे देते हैं प्यारा सा, इस पूरे पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं, क्या, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ठीक है जी। अब इस डेवलपमेंट एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं अपने सेक्शन के, ठीक है जी, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो देखो दोबारा से बोलता हूं मैं, मिस्टर एक्स ने बिल्डर को क्या बोला कि सर बिल्डर भाई साहब ये मेरी लैंड है, इसके ऊपर आप क्या नाम है एक बिल्डिंग खड़ी कर दो, और बिल्डिंग खड़ी करके आप मुझे वो बिल्डिंग सौंप दो और मैं आपको बदले में कंसीडरेशन दूंगा। अब कंसीडरेशन का मतलब समझ लें। हाँ सर समझ लेते हैं। कंसीडरेशन के ऊपर टीडीएस लगेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं टैक्स टीडीएस ऑन कंसीडरेशन बट नॉट इन काइंड। अच्छा सर, यहां पे लिखा था बट नॉट इन काइंड, तो हमारे बिल्डर ने पता क्या करना शुरू कर दिया, आजकल चलता भी है ना ऐसा, कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है, बिल्डर क्या कहता है, कहता है ऊपर वाला पोर्शन एक मुझे दे दो और बस तुम क्या नाम है काम करना। वो इस सेक्शन का ना फायदा उठाना चाह रहा था कि यहाँ पे लिखा हुआ था कंसीडरेशन है, लेकिन कंसीडरेशन काइंड में नहीं होनी चाहिए, कंसीडरेशन काइंड में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब समझते हैं, यहाँ पे लॉ मेकर ने उसको और बढ़िया तरीके से बताया। क्या बताया, कहते हैं सर कंसीडरेशन बट नॉट इन काइंड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आपने मेरे लिए बिल्डिंग बना करके दी और मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था और मैंने आपको उतने की गारमेंट्स दे दी, ये मतलब था हमारा। यानी कि कंसीडरेशन इन काइंड ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई मैंने अपनी तरफ से आपको कोई काइंड दे दी, लेकिन अगर आपने कंसीडरेशन के अंदर अगर किसी भी तरीके से इस बिल्डिंग के या लैंड के पार्ट को बिल्डर को दे दिया है तो उस अमाउंट के ऊपर टीडीएस लग जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पे हम एक चीज लिख देते हैं, काइंड नॉट इंक्लूड्स शेयर इन बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी ही बोल, इमूवेबल प्रॉपर्टी और शेयर इन लैंड। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, मोटी मोटी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है कि सर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने बोला मेरी ये जमीन है इसके ऊपर बिल्डिंग बना दो, और अगर आप मुझसे कैश लोगे तब भी मैं आपका टीडीएस काटूंगा, और अगर आप मेरे से कोई बिल्डिंग का पोर्शन ले लोगे या लैंड का कोई पोर्शन अपने नाम करवा लोगे उस अमाउंट के ऊपर भी मैं टीडीएस आपका काटने वाला हूं। सिंपल सी बात, इतनी सी बात थी। ठीक है जी, ओके, बात समझ में आ गई? यस सर। डन, यही लिखा हुआ है सेक्शन में। हाँ जी बेटा देखना, नेक्स्ट है हमारे पास में सेक्शन 194J। 194J क्या बोलता है, बोलता है कि हमने अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज ली हैं और उनके ऊपर कोई टीडीएस पे किया है, कोई टीडीएस कोई प्रोफेशनल सर्विसेज ली हैं और उसके ऊपर कंसीडरेशन पे किया है, तो हमें उसका टीडीएस काटना पड़ेगा अगर उसके पास में ये अमाउंट एज अ कंसीडरेशन जाता है फॉर मोर देन 30,000। अगर 30,000 की कहानी भी बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले तो कंसीडरेशन क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, ठीक है सर, टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं, उनके ऊपर जो कंसीडरेशन जा रही है उसके ऊपर टीडीएस की यहाँ पे बात हो रही है। सर पेयर कौन है, कोई भी हो सकता है अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा तो उनके लिए वही कंडीशन है कि सर उनकी प्रीवियस ईयर की
टर्नओवर जो है वो मोर देन 1 करोड़ होनी चाहिए या फिर ग्रॉस रेवेन्यू 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर। पेमेंट किसको करनी है हमने, कोई भी रेजिडेंट पर्सन हो सकता है, कोई भी रेजिडेंट पर्सन हो सकता है। रेट कितना लगेगा सर, रेट लगेगा 10%, और जो इसका डिडक्टेड रेट है यानी कि कम हुआ रेट है, क्रैश रेट है, वो है 7.5%। ये उसी टाइम पीरियड के लिए है जो टाइम पीरियड हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है सर, ओके। अब सर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ, ध्यान से सुन लेना इस चीज को। हमने क्या बोला कि टीडीएस नहीं लगेगा अगर प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी या फिर नॉन कॉम्पिटेंट फी के लिए कंसीडरेशन दी जाएगी, और वो कंसीडरेशन होगी 30,000 रुपए पर एनम से कम इंडिविजुअली, और डायरेक्टर फी नो लिमिट। अब इसका मतलब समझ लेते हैं सर। मान लो सर मैं एक कंपनी हूं, ठीक है जी, और मैंने कोई टेक्निकल या सर्विसेज ली है, एक ही पर्सन से लिए, मिस्टर एक्स से लिए, मिस्टर एक्स से लिए सर। प्रोफेशनल सर्विसेज ली हैं कितने की, 27,000 रुपए की। मैंने इनसे टेक्निकल सर्विसेज भी ली हैं 25,000 रुपए की। मैंने इनको रॉयल्टी पे की है कितने की सर, 29,000 रुपए की। मैंने इनको नॉन कॉम्पिटेंट फी भी दी है सर 20,000 रुपए। आप इन सबका एग्रीगेट नहीं कर देंगे जस्ट बिकॉज ये सारी कंसीडरेशन मिस्टर एक्स को गई है, आप इनका एग्रीगेट नहीं लेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सर, इंडिविजुअली लिखा है, यानी कि आप इंडिविजुअली चेक कीजिए कि इस पर्सन को, इस कंसर्न पर्सन को कहीं पे भी 30,000 से ऊपर की पेमेंट हो रही है क्या, नहीं हो रही है सर। जब कंसीडरेशन 30,000 से ऊपर नहीं हो रही है तो नो टीडीएस, टीडीएस नहीं लगेगा, इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, किसी भी एक पेमेंट के लिए, किसी भी एक पेमेंट के लिए अगर इसकी वैल्यू कहीं पे भी चली जाती है 30,000 रुपए से ऊपर, लेट से मैं ये कहता हूं कि मैंने इनको नॉन कॉम्पिटेंट फी दी है लेट से 50,000 रुपीज, तो इनके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा कितने से, 10% से या फिर 7.5% से, एज द केस में बी। ठीक है जी, एक पॉइंट के ऊपर। तो हमें क्या देखना है, हमें अलग अलग देखना है। अच्छा सर, मान लो ये मिस्टर एक्स मेरे डायरेक्टर भी होते और मैंने इनको डायरेक्टर फी दी होती, और वो डायरेक्टर फी दी होती मैंने इनको 5,000 रुपए, सर इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, इसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि वहां देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर फी नो लिमिट। डायरेक्टर फी अगर हमने किसी को दी है तो 30,000 रुपए की कोई लिमिट नहीं है सर। 5 रुपए कह रहा हूं, 5,000 रुपए भी अगर देंगे तो उसके ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहला पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, सर अगर 30,000 हुई तो 30,000 हुई तो 30,000 हुई, अच्छा आप कह रहे हैं 30,000 एग्जैक्टली हुई सर, टीडीएस लग जाएगा। ओके सर। लेस देन लिखा है ना बेटा वहां पे, लेस देन 30,000 पर एनम। ओ सॉरी, मैंने क्या कर दिया, चलो इसको दोबारा से लिख देते हैं, लेस देन। मैं उसको मार्कर लगा रहा था और इरेजर लगा दिया। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसको भगा देते हैं यहां से, ये पॉइंट हमने समझ लिया। हाँ जी सर, नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास में है, वो कहता है कि अगर पेमेंट की गई है कॉल सेंटर को, तो जो रेट है, मतलब कॉल सेंटर की सर्विसेज अगर हमने ली हैं तो 2% लग जाएगा 10% की जगह, या फिर 1.5% लग जाएगा, एज द केस में भी। और सेम चीज फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी है। अगर हमने टेक्निकल सर्विसेज के लिए कोई फीस पे की है तो उसके लिए हमारे पास में रेट क्या हो जाएगा सर, 2% हो जाएगा। ठीक है, ओके, यही लिखा हुआ था इसके अंदर। अच्छा, अब ध्यान देना, एक पॉइंट जो आपके पास में एक बार क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था देखो सर, एक होती है हमारी इंश्योरेंस कंपनी, ये हमारी प्यारी सी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है जी, इंश्योरेंस कंपनी। और एक थे सर मिस्टर एक्स, जो कि पेशेंट बन के हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो गए। अब इन्होंने ना बहुत ही दबदबे वाले अपने स्वभाव में बोला, क्या बोला
मेरा इलाज करो। वो कहते हैं अच्छा जी आपके पास में पैसा है? कहते हैं पैसा नहीं है, मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड है, ये लो इंश्योरेंस कंपनी को फोन मिलाओ। हम क्या बोलते हैं? लो इंश्योरेंस कंपनी को फोन मिलाओ, वो मेरा बिल पे करेगी। नहीं करती सर वो। आपने एक वर्ड, भगवान ना करे किसी को कोई जरूरत पड़ी हो, आपने एक वर्ड हॉस्पिटल्स के अंदर सुना होगा सर, टीपीए। ये टीपीए क्या होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करेगी या लोगों को जाकर के चेक करेगी हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उसके लिए क्या होता है, उन्होंने अपना एक पर्सन अपॉइंट किया हुआ होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। वो क्या कहता है, उसको इंश्योरेंस कंपनी ने हायर कर लिया कि हाँ जी आप इस चीज को सुनिश्चित कर लेना कि सच में वो इंसान हॉस्पिटल में है या घर से ही फोन करवा रहा है। तो ये टीपीए का काम क्या होता है? टीपीए का काम करता है, टीपीए क्या काम करता है? हॉस्पिटल के साथ में बातचीत करता है और पता लगाता है कि वेदर द केस इज बोनाफाइड और नॉट, यानी कि सही में वो पर्सन बीमार है या फिर ऐसे ही ड्रामेबाजी अपने कहीं घर से ही कर रहा है। तो बोला गया, तो हॉस्पिटल ने बताया हाँ सर वो पेशेंट जो है वो बीमार है, हमारे यहाँ पे एडमिट है, आप आकर के विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो टीपीए ने बोला अच्छा इसका इलाज करो, और जो भी सेटलमेंट होगी ना वो मैं दूंगा। पेमेंट कौन करेगा? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, ठीक है जी। तो वो हॉस्पिटल को सर्विसेज दे रहा है, कौन? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल से पेशेंट को मिलने वाली सर्विसेज की, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ना ही हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैलकुलेट पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास में क्या है? सर्विसेज कौन सी वाली? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, टीपीए जो और उसको हॉस्पिटल को दे रहा है सेटलमेंट सर्विसेज, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो सर इस सर्विसेज के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा हमारे सेक्शन 194 जे के अंदर, क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का सेक्शन था। डन? बात समझ में आई मेरी? यस सर। Yes, sir. ठीक जी। नेक्स्ट सेक्शन है सर मेरे पास में 194 के। 194 के शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल मुन्ना भाई के कमरे की तरह से, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है कि सर अगर आपको कोई पेमेंट रिसीव हुई है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से या फिर म्यूचुअल फंड से, तो जो पेमेंट रिसीव हुई है अगर वो 5,000 रुपए से ऊपर है पर ईयर इन प्रीवियस ईयर, अगर वो 5,000 रुपए से ऊपर है, ठीक है जी, तो पर एनम अगर वो 5,000 रुपए से ऊपर है तो उसके ऊपर टीडीएस लग जाएगा कितना? 10%। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सर? लिख लेते हैं फटाफट से वरना रह ही जाएगा ये। नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, पेयर, पे, रेट, और सर एडिशनल इंफॉर्मेशन एक ही है, छोटी सी। तो क्या है यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट? टीडीएस ऑन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स, ठीक है। देने वाला कौन है सर? यूटीआई या फिर म्यूचुअल फंड। पेई कौन है सर? एनी रेजिडेंट पर्सन। सर रेट कितना है? रेट है सर 10%, और अपने पास में टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए 14 मई से लेकर के 31 मार्च तक सर 7.5%। और हमारे पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन छोटी सी ही है, बोलता है कि टीडीएस नहीं लगेगा इफ अमाउंट इज लेस देन 5,000 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि जिसमें हमने इनकम अर्न की थी, ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट है सर हमारे पास में सेक्शन 194 LA।
ये 194 LA क्या कहता है? याद है आप लोगों ने मेरे साथ में कंपलसरी एक्विजिशन के ऊपर कंपेंसेशन पढ़ी थी कैपिटल गेन Yes, के sir. अंदर? बस उसी के ऊपर जो कंपेंसेशन कंपलसरी एक्विजिशन के ऊपर अमाउंट मिल रहा है ना, जो भी, उसके ऊपर टीडीएस लगेगा। मैं लिखवाता हूं इस चीज को, ठीक है? लिखिएगा आप लोग, नेचर ऑफ पेमेंट, पेयर, पे, रेट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। टीडीएस ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन of immovable property. सर ये कंपलसरी एक्विजिशन कर कौन सकता है? केवल गवर्नमेंट ही कर सकती है, जग्गू दादा नहीं। ठीक है जी, सोचो कोई आपकी, मैं आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कंपलसरी एक्विजिशन कर लूं और आपको कंपेंसेशन दूं और साथ में उसके ऊपर टीडीएस भी काट लूं। अच्छा जी, एक तो वैसे ही गैर कानूनी काम है, ऊपर से टैक्स भी काटोगे। अच्छा जी सुनो, तो एनी पर्सन, एनी रेजिडेंट पर्सन, रेट कितना है सर? वही 10%, और 10% का बन जाता है सर 7.5%। वही पर्टिकुलर डेट के लिए, कौन सी डेट सर? वही वाली डेट 14 मई से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया? यही कहा गया कि सर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, नो टीडीएस अप टू रुपीज 2,50,000 रुपीज पर एनम लिमिट है, और कोई टीडीएस नहीं लगेगा ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। इसको हम कैपिटल एसेट ही नहीं मानते सर, इसके ऊपर जो मेन जिस सोर्स के अंदर टैक्स लग रहा है, टैक्स लगता है, उसी के अंदर हम इसको नहीं ले रहे। तो जब टैक्स नहीं लगेगा तो टीडीएस काट के क्या करेंगे सर? इसलिए। ठीक है जी, बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है जी, हमारे पास में जो है एक छोटा सेक्शन और दो बड़े सेक्शन जो हैं रेट्स के हिसाब से वो बच्चे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कंटिन्यू करूंगा चैप्टर को। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।